हाय। परफेक्ट कंपटीशन, उस मार्केट के फीचर्स क्या होते हैं, हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये सब हमने स्टडी कर लिया था। नाउ विल सी इम्परफेक्ट कंपटीशन, ऐसा मार्केट जहां पे इम्परफेक्ट कंपटीशन हो। तीन टाइप के मार्केट्स आते हैं इसमें, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली ये वर्ड आया कहां से? इन ग्रीक लैंग्वेज मोनो का मीनिंग होता है सिंगल और पोली का मीनिंग होता है सेलर। तो मोनोपोली इज सिंगल सेलर। सो मोनोपोली इज अ मार्केट वेयर देर इज ए सिंगल सेलर, एक ही सेलर है, हु कंट्रोल्स द टोटल मार्केट सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। पूरे मार्केट में क्या सप्लाई होगा एक ही फर्म के हाथ में है और उस गुड्स के लिए कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, तो लोगों को वो गुड्स यूज करने ही है। Now let us study in detail the features of monopoly. मोनोपोली के फीचर्स देखते हैं। First feature is single seller. In monopoly, there is only a single seller, so there is no competition, but the number of buyers is very large. सेलर एक ही है, बायर बहुत सारे हैं। No close substitutes. जो गुड्स, जो प्रोडक्ट मोनोपोलिस्ट बेच रहा है उसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जैसे चाय का सब्स्टिट्यूट होता है कॉफी, चाय नहीं मिलती है तो हम लोग तुरंत कॉफी मंगा लेते हैं, नो इशू, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मोनोपोलिस्ट कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसके आसपास का कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आइदर यू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द मोनोपोलिस्ट और यू गो विदाउट इट। चाहे तो उसी मोनोपोलिस्ट से ही वो चीज खरीदनी है, नहीं तो प्रोडक्ट ही आपको मिलेगा नहीं। बैरियर्स टू द एंट्री, बैरियर्स होता है रिस्ट्रिक्शन, रुकावट। तो इस मोनोपोलिस्टिक मार्केट में बाकी लोगों को एंट्री मारने के लिए बैरियर्स है, घुसना इतना आसान नहीं है। उसके रीजंस अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगोज आते हैं, अल्फांसो मैंगो, हापुस मैंगो, तो आते रत्नागिरी से, तो नेचुरली वो रत्नागिरी में ही उगते, तो कोई और रीजन उसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकता। उसकी मोनोपोली बन गई है रत्नागिरी के हापुस मैंगो में। तो देर आर मेरे कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। मैंने मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी बेचने की एजेंसी मैंने खरीद ली, तो कोई और यहाँ पे नहीं आएगा, मेरी मोनोपोली है। तो लीगल रिस्ट्रिक्शन है, नेचुरल रिस्ट्रिक्शन है, कभी टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शन है। उसकी वजह से नई फर्म इस मार्केट में जल्दी से एंट्री नहीं कर सकती, बहुत से बैरियर्स है उसके लिए। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। मोनोपोलिस्ट अकेला सप्लायर है, तो पूरे मार्केट में जितनी भी सप्लाई होगी एक अकेला मोनोपोलिस्ट कंट्रोल करेगा। कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई, कंप्लीट कंट्रोल। मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर। मोनोपोलिस्ट के हाथ में पूरी सप्लाई है, तो वो चाहे, देखो प्राइस कभी कम होती है, जब भी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो प्राइस कम हो जाती है। तो मोनोपोलिस्ट के हाथ में टोटल कंट्रोल ऑफ द सप्लाई है, तो प्राइस तय करने का पूरा पूरा डिसीजन उसके पास है। ही इज द डिसीजन मेकर व्हाट विल बी द प्राइस इन द मार्केट। तो वो मोनोपोलिस्ट जिस प्राइस में चाहे चीजें बेच सकता है। He is the price maker in the market. Price discrimination. Discrimination होता है डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करना अलग अलग लोगों को। तो मोनोपोलिस्ट डिसाइड करेगा मेरे प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, तो वो एक ही प्रोडक्ट की प्राइस अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग लगा सकता है। इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मे बी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल जब सीजन रहता है तो ट्रेवल्स के टिकट महंगे हो जाते हैं, और जब सीजन नहीं रहता तो टिकट के रेट कम हो जाते हैं। रेलवे हुई, नॉर्मल पैसेंजर से नॉर्मल रेट लेती है और स्टूडेंट को डिस्काउंटेड रेट में टिकट मिलते हैं। दिस इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अलग अलग कस्टमर से एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करना। नो डिस्टिंक्शन, नो फर्क बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। देखो फर्म होता है एक कंपनी, फॉर एग्जांपल 4 व्हीलर की इंडस्ट्री है, तो एक कंपनी है महिंद्रा, एक है टाटा, एक है टोयोटा वगैरह वगैरह। तो एक एक फर्म है, सभी फर्म्स एक आती है तो हो जाती है इंडस्ट्री, बराबर। मतलब फर्म छोटी रहती है, सबकी मिलकर इंडस्ट्री, लेकिन मोनोपोली में एक ही तो फर्म है और वही इंडस्ट्री है पूरी की पूरी। सो देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। एक ही फर्म टोटल गुड्स सप्लाई कर रही है मार्केट में, तो वही हो गई इंडस्ट्री। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। रिवाइज कर लेते फटाक से। सिंगल सेलर, no close substitutes,
barriers to entry, complete control over the market supply, price maker, price discrimination, and no distinction between firm and industry. These are the features of monopoly. Now let us see types of monopoly. First two types है प्राइवेट मोनोपोली एंड पब्लिक मोनोपोली. अगर मोनोपोली का कंट्रोल, मोनोपोली की ओनरशिप किसी इंडिविजुअल के हाथ में है, अकेले इंसान के हाथ में है, या प्राइवेट बॉडी के हाथ में है, तो उसे हम लोग कहेंगे प्राइवेट मोनोपोली. फॉर एग्जांपल, टाटा को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि पूरे लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में सिर्फ टाटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा, तो टाटा हो गया वहां पे प्राइवेट मोनोपोली. पब्लिक मोनोपोली होता है अगर वही प्रोडक्शन का कंट्रोल, ओनरशिप, मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में है, तो इट इज कॉल्ड एज पब्लिक मोनोपोली. रेलवे इज गुड एग्जांपल ऑफ पब्लिक मोनोपोली. पूरी की पूरी रेलवे अब तक गवर्नमेंट के हाथ में है, और ये गवर्नमेंट की मोनोपोली इसलिए रहती है कि लोगों को वेलफेयर हो, लोगों की भलाई हो. तो जहां पे कम से कम पैसों में ज्यादा सर्विसेज देनी होती है, वो चीजें गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती है. दैट इज वाई रेलवे इज पब्लिक मोनोपोली. आगे के दो है लीगल मोनोपोली एंड नेचुरल मोनोपोली. लीगल मोनोपोली क्या होता है? एक बार मैंने राइट्स अपने बना लिए, पेटेंट ले लिया मैंने, या कॉपीराइट ले लिया, ट्रेडमार्क ले लिया मेरे नाम से, तो वो प्रोडक्ट कोई और कंपनी नहीं बना सकती, तो वो हो गया लीगल मोनोपोली. फॉर एग्जाम्पल, अमूल के प्रोडक्ट है तो कोई और अमूल के नाम से प्रोडक्ट नहीं बना सकता. दैट इज लीगल मोनोपोली. नेचुरल मोनोपोली होती है क्लाइमेट की वजह से, लोकेशन की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, वहां की और भी कंडीशंस हो सकती है. जैसे कि अल्फांसो मैंगो एग्जांपल लिया था कि वो बनते हैं सिर्फ रत्नागिरी में, तो वो नेचुरली है रत्नागिरी में बनेंगे, और कहीं पे नहीं बन सकते. वो टेस्ट उस टाइप के मैंगो नहीं बन सकते. तो दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल मोनोपोली. लीगल मोनोपोली बिकॉज ऑफ पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, एंड नेचुरल मोनोपोली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, लोकेशन, टेम्परेचर, अदर नेचुरल फैक्टर्स. सिंपल मोनोपोली एंड डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली. सिंपल मोनोपोली तो हर एक कस्टमर के लिए, हर एक क्लाइंट के लिए सेम चार्ज, सेम प्राइस इज चार्ज टू ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट. सिंपल मोनोपोली. डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली है डिफरेंट प्राइजेस आर चार्ज टू डिफरेंट पीपल फॉर द सेम प्रोडक्ट. प्रोडक्ट एक ही है लेकिन अलग अलग लोगों से अलग अलग चार्जेस लिए जा रहे हैं. If single uniform price is charged from all the customers, it is called a simple monopoly. And when different prices are charged for the same product to different people, it is called as discriminating monopoly. Last type is voluntary monopoly. Voluntary मतलब अपनी मर्जी से. Actually monopoly नहीं है. बहुत सारे प्रोड्यूसर्स है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करना है, प्राइस कम हो जाएगी, उससे अच्छा वो लोग सब मिलके एक होते हैं और पूरा मार्केट अपने कंट्रोल में ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक है, तो सभी पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज को, तो आपस में झगड़े की वजह से प्राइस कम ज्यादा होती रहती है. तो उन्होंने क्या किया, सब लोग आगे ओपेक फॉर्म कर दी और फिर एक ही रेट से अपना डिसीजन लेके उसी रेट से सभी को ऑयल सप्लाई कर रहे हैं. वॉलेंटरी मोनोपोली, सबने मिलकर अपनी मर्जी से मोनोपोली फॉर्म की है, वॉलेंटरी मोनोपोली. तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ मोनोपोली. प्राइवेट मोनोपोली, पब्लिक मोनोपोली, अकेले इंसान के हाथ में कंट्रोल है तो प्राइवेट मोनोपोली, और गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल है तो पब्लिक मोनोपोली. लीगल मोनोपोली एंड नेचुरल मोनोपोली. अगर पेटेंट की वजह से, ट्रेडमार्क की वजह से मोनोपोली है मेरी, तो लीगल मोनोपोली, और नेचुरल कंडीशन की वजह से है तो नेचुरल मोनोपोली. फिर लास्ट में सिंपल मोनोपोली एंड डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली. एक ही प्राइस सबको चार्ज कर रहे हैं तो सिंपल मोनोपोली, अलग अलग लोगों को डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं तो दैट इज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली. एंड लास्ट वन इज वॉलंटरी मोनोपोली. बहुत सारे प्रोड्यूसर्स एक होके मोनोपोली फॉर्म करते हैं अपनी मर्जी से. छोटा सा सब टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर परफेक्ट मोनोपोली. ये जो अलग अलग लोगों को प्राइस अलग अलग चार्जेस की जाती है, उसका बेसिस क्या क्या हो सकता है. पर्सनल हो सकता है, डॉक्टर अलग अलग लोगों को अलग अलग चार्जेस चार्ज कर सकता है, उसकी मर्जी. ये प्लेस के हिसाब से भी हो सकता है कि गांव में है तो प्लेस का रेंट कम है, शहर में है तो प्लेस का रेंट ज्यादा है, चाहे बिल्डर एक ही हो. टाइम वाइज भी हो सकता है, ट्रैवल कंपनी एक ही है लेकिन दिन का चार्ज कम है, रात का चार्ज ज्यादा है, हो सकता है. और फिर यूज वाइज,
इलेक्ट्रिसिटी है, हम लोग डोमेस्टिक कंज्यूमर है, घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो कम चार्ज है। लेकिन सेम कमर्शियल कोई शॉप है, मॉल है, तो उनके लिए अलग चार्ज है। एक छोटी सी कंसेप्ट है मोनोप्सोनी। इट इज कन्वर्स अपोजिट ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर एंड मेनी बायर्स। एक सेलर है और बहुत सारे बायर्स है, तो सेलर एक्सप्लॉइट करेगा, अपनी प्राइस चार्ज करेगा। मोनोपोली में उसका उल्टा होता है, देयर आर मेनी सेलर्स एंड सिंगल बायर। बेचने वाले बहुत है और खरीदने वाला एक ही है। तो जैसे मोनोपोलिस्ट लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकता है ज्यादा प्राइस चार्ज करके, वैसे अगर मैं खरीदने वाला अकेला ही और बेचने वाले 100 है तो मैं भी उनको लूट सकता हूं, कम से कम प्राइस में निचोड़ सकता हूं, सेम वे एज मोनोपोलिस्ट डज। मोनोपोली के बाद अब देखते हैं ओलिगोपोली। जैसे मोनो था सिंगल, तो सिंगल सेलर। ओलिगो का मीनिंग है फ्यू, कुछ लोग। तो ओलिगोपोली हो गया मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स। कुछ सेलर्स है, उनमें थोड़ी सी कंपटीशन है। वो जो गुड्स बेच रहे हैं हो सकता है वो होमोजेनियस हो, सेम सेम हो, या डिफरेंशिएटेड हो, उसमें थोड़ा सा फर्क भी हो सकता है। मोबाइल का ही ले लो, देखो वोडाफोन का कार्ड लो फिर भी चलेगा, जियो का लो फिर भी चलेगा, एक तरीके से दोनों सिम कार्ड ही है। लेकिन थोड़ा कुछ फर्क चार्जेस में हो सकता है, सर्विसेज में हो सकता है, परफॉर्मेंस में हो सकता है। तो ओलिगोपोली इज अ मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स who are selling either homogeneous products or differentiated products. Now, let us see the features of oligopoly. First feature तो उसके नाम में ही छुपा हुआ है, ओलिगो, फ्यू सेलर्स और फ्यू फर्म्स। कुछ फर्म्स है मार्केट में, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ फर्म्स है मार्केट में, वो सब मिलके टोटल डोमिनेशन, टोटल कंट्रोल करती है सप्लाई को, और वही डिसाइड करती है कि मार्केट में प्राइस क्या होगी। फर्स्ट फीचर, फ्यू सेलर्स और फर्म्स। सेकंड फीचर इज इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे डिपेंड है। बहुत थोड़ी फर्म्स है इंडस्ट्री में, तो अगर किसी एक ने कोई पैक दे दिया ना कि भाई 10 GB फ्री एक कंपनी ने, तो बाकी कंपनीज को भी फॉलो करना पड़ता है। तो ईच कंपनी, ईच फर्म हैज टू बी अलर्ट, बाकी की कंपनी की क्या एक्शन है उसके हिसाब से उनको भी एक्शन लेना पड़ता है। तो दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड है वो डिसीजन लेने के लिए। एडवर्टाइजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली इज एडवर्टाइजिंग। अगर मार्केट का बड़ा शेयर कैप्चर करना है, अपने प्रोडक्ट का सेल बढ़ाना है, तो ओलिगोपोलिस्ट को अच्छी, एग्रेसिव, इंटरेस्टिंग मार्केटिंग कैंपेन चलानी ही पड़ती है। तो मार्केटिंग से ही ओलिगोपोलिस्ट का मार्केट के शेयर बढ़ सकता है, उसको कंपटीशन में थोड़ी मदद मिल सकती है। एंट्री बैरियर, एंट्री में थोड़ी रुकावट है। ओलिगोपोली मार्केट में कोई भी झट से एंट्री नहीं मार सकता। गवर्नमेंट के लाइसेंस हो, बाकी लीगलिटीज हो, वो सब पूरी करने के बाद ही कोई भी मार्केट के अंदर एंट्री मार सकता है। हाँ, मार्केट से एग्जिट करने के लिए कोई बैरियर नहीं है। तो इन ओलिगोपोली देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, लैक होता है कमी, यूनिफॉर्म होता है सेम। तो ओलिगोपोली में जो फ्यू फर्म्स है, सबकी सब एक ही साइज की नहीं है। कोई फर्म बहुत बड़ी है, जियो बहुत बड़ी कंपनी है, कंपेरेटिवली देखने जाएंगे हम लोग तो कुछ बीच में कंपनी एयरसेल आई थी वगैरह वगैरह, तो छोटी कंपनी भी एक साथ हो सकती है। तो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द ओलिगोपोली, कोई फर्म छोटी है तो कोई फर्म बहुत बड़ी भी हो सकती है। एंड द लास्ट फीचर इज अनसर्टेनिटी। यहां पे कुछ चीज गारंटी से नहीं बोल सकते। बहुत सारी फर्म्स है मार्केट में, उनका बिहेवियर अलग अलग रहता है। कभी कभी एक दूसरे से फाइट करते हैं तो प्राइसिंग कम हो जाती है, प्रॉफिट कम हो जाता है, कोई फर्म मार निकल जाती है मार्केट के। तो कभी कभी दो से ज्यादा फर्म एक दूसरे से हाथ मिला लेती है, आइडिया, वोडाफोन एक हो गए। तो ऐसे रीजंस की वजह से इस मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। तो ओलिगोपोली वो मार्केट है जहां पे फ्यू सेलर्स है, कुछ सेलर्स है, टोटल मार्केट सप्लाई कंट्रोल करते हैं। उनके प्रोडक्ट चाहे होमोजेनियस हो सकते हैं, सेम सेम, या डिफरेंशिएटेड, उसमें कुछ फर्क भी हो सकता है। इस मार्केट के फीचर्स है फ्यू सेलर्स, बहुत कम सेलर्स है यहाँ पे जो पूरी मार्केट को कंट्रोल करते हैं। इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के डिसीजन पे डिपेंड रहते हैं। एक कंपनी डिसीजन लेती है, बाकी लोगों को फॉलो करना पड़ता है।
एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है हर एक फर्म को। एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग से मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हैं। एंट्री बैरियर है, नई फर्म को एंट्री लेने के लिए बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ती है, बैरियर्स है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोई फर्म बड़ी हो सकती है, कोई फर्म छोटी हो सकती है। एंड लास्ट इज अनसर्टेनिटी, यहाँ पे कोई एश्योरिटी नहीं आप सर्वाइव कर पाएंगे, कभी फाइट करेंगे कभी हाथ मिलाएंगे। तो ऑल दीज आर फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, जहां पे कम सेलर्स है, पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हैं। मोनोपोली में एक ही सेलर था, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल कंसेप्ट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नाम ही है इसका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसके नाम में मोनोपोली भी है और सिंगल सेलर और कंपटीशन भी है, साथ में है, इसलिए थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। मोनोपोली में क्या था, सिंगल सेलर, बहुत सारे बायर्स, और वो था प्राइस मेकर, बराबर, अपनी प्राइस वो डिसाइड करेगा। कंपटीशन में क्या था, बहुत सारे सेलर्स है, बहुत सारे बायर्स है, तो प्राइस डिटरमाइन करेंगे डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस। तो एवरीबडी इन द परफेक्ट कंपटीशन वाज प्राइस टेकर, जो भी प्राइस है उसी प्राइस से बेचो। तो मोनोपोली है प्राइस मेकर क्योंकि अकेला सप्लायर है, और कंपटीशन में बहुत सारी फर्म्स है, तो वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेगी प्राइस क्या रहेगी। मोर प्रैक्टिकल, इससे ज्यादा मोनोपोली से और कंपटीशन से भी ज्यादा प्रैक्टिकल कंसेप्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां पे थोड़ा मोनोपोली जैसा भी है, मोनोपोली के भी कुछ फीचर्स है और कंपटीशन के भी कुछ फीचर्स एक हुए हैं। प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन ने 1933 में थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इस बुक में सबसे पहले ये टर्म कॉइन की, सबसे पहले ये टर्म दी कि भाई ऐसा मार्केट है वेयर देयर आर सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली and some features of competition. According to Professor Chamberlain, monopolistic competition is competition among large number of sellers. They are producing close substitutes but not perfect substitutes. इसमें ऐसे सेलर है जो ऐसे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जो एक दूसरे के सब्सिट्यूट है, क्लोज, एक के बदले में दूसरे खरीदी जा सकती है, दैट इज व्हाई देयर इज कंपटीशन, लेकिन परफेक्ट सब्सिट्यूट्स नहीं है। सिंपल एग्जांपल है, तुरंत समझ में आ जाएगा। सिंथॉल साबुन और डेटॉल साबुन दोनों सोप ही है। अगर मैं किसी के पास गेस्ट जाता हूं और उनके घर पे मुझे पसंद है सिंथॉल से नहाना, और मैं जाता हूं नहाने के लिए, देखता हूं वहां पे डेटॉल है, तो चल जाएगा, क्लोज सब्सिट्यूट है, साबुन तो साबुन है, बोथ आर बेथिंग साबुन, नहाने के साबुन है, लेकिन मेरा प्रेफरेंस वही रहेगा, मुझे सिंथॉल साबुन चाहिए, कुछ तो फर्क है उसमें। तो फर्क है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, कुछ खास है उसमें, इसलिए वो मोनोपोली जैसा भी है, क्योंकि वो साबुन वही कंपनी बना सकती है वैसा, और उसी के साथ में वो एक दूसरे के क्लोज सब्सिट्यूट भी है कि भाई इसके बदले में ये भी चल जाएगा। तो एक ही समय पे मोनोपोली का थोड़ा एसेंस भी है कि भाई ये प्रोडक्ट खास है, डेटॉल है तो डेटॉल है, अलग है, वो कोई और कंपनी वैसे नहीं बना सकती, और एट द सेम टाइम डेटॉल और सिंथॉल है तो चल भी जाएगा, एक दूसरे के बदले में एक दूसरे को हम लोग यूज भी कर सकते हैं। तो दे आर क्लोज सब्सिट्यूट्स बट नॉट परफेक्ट सब्सिट्यूट्स, एक दूसरे को परफेक्टली सब्सिट्यूट नहीं कर पाएंगे लेकिन चल जाएगा, थोड़ा अलग रिश्ता है। तो ये प्रैक्टिकल मार्केट है। लेट अस सी द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो फिर एक बार, मोनोपोली जो चलाता है वो मोनोपोलिस्ट, ओके, परफेक्ट कंपटीशन वो तो अलग ही बात है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमेशा साथ में वर्ड आएंगे, ओके। फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फर्स्ट फीचर इज फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। फेयरली लार्ज नंबर्स का मीनिंग क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में इतने सेलर्स है कि कुछ लोग शॉप बंद करके भी रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक के हाथ में मार्केट का बहुत बड़ा शेयर है नहीं, उतने नहीं है और कम भी नहीं है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट, ओके। इसलिए हर एक सेलर बिहेव करता है जैसे कि वो मोनोपोलिस्ट है, उतने ज्यादा सेलर्स नहीं है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट। बिस्किट कंपनीज देखना, पार्ले, प्रिया, ब्रिटानिया वगैरह वगैरह वगैरह। कोल्ड ड्रिंक की कंपनीज देखना, कोल्ड ड्रिंक के प्रोडक्ट देखना, सोप्स है, वॉशिंग पाउडर है, तो
इतनी भी ज्यादा कंपनीज नहीं है, लेकिन फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट है। सेकेंड है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। यहां पे क्या है? फेयरली, उतने ज्यादा नहीं है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट। तो कोई एक बायर मार्केट में प्राइस चेंज नहीं कर सकता अपनी डिमांड चेंज करके। ओके, कम नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट। फर्स्ट दो फीचर थोड़े थोड़े परफेक्ट कंपटीशन जैसे थे, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो चेंजेस है, कुछ ना कुछ डिफरेंट है, इसलिए ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है कि सोप है, साबुन है, तो सभी कंपनी सोप ही बना रही, सिंगल प्रोडक्ट साबुन बना रही है, लेकिन फिर भी साबुन में हर एक कंपनी ने कुछ ना कुछ अलग कर रखा है। कोई अपनी सुंदरता को निखारता है, तो कोई कीटाणुओं को मारता है, तो कोई ताजगी देता है, किसकी खुशबू बहुत अच्छा है, आपका दिन बना देती है, अलग अलग। तो भले प्रोडक्ट एक ही है सोप, लेकिन हर एक कंपनी ने अपना कुछ डिफरेंशिएशन उसमें डाला हुआ है, और वही उसी के रीजन से उनकी मोनोपोली भी बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल कोलगेट है तो कोलगेट है, लोगों के मुंह में नाम बैठा हुआ है। क्लोजअप है तो अलग चीज है। पेप्सोडेंट है तो कुछ अलग लगता है पेप्सोडेंट से। हर एक ने अपना अपना ब्रांड तय करके रखा है। मुझे बबुल अच्छा लगता है, सस्ता मिलता है इसलिए। तो हर एक टूथपेस्ट ही है, सभी तो टूथपेस्ट ही है, फिर भी हर एक कंपनी ने कुछ ना कुछ ऐसा उसमें चेंजेस कर दिए। कुछ पैकिंग अलग हो सकती है, ट्रेडमार्क अलग हो सकता है, उसका कलर है, शेप है, पैकिंग का शेप है अट्रैक्टिव, ऐसे कुछ भी चेंजेस वगैरह वगैरह है। उसकी वजह से हर एक कंपनी का कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन बना हुआ है, और वही उनको इफेक्ट देता है मोनोपोली का। कि पार्ले बिस्कुट है तो मुझे, कुछ लोगों को पार्ले बिस्कुट खाने की आदत है तो वही बिस्कुट चाहिए, उसके जैसा सेम बिस्किट बहुत सी कंपनीज ने बनाने का ट्राई किया फिर, लेकिन नहीं, वो देख के ही पता चलता है कि ये पार्ले बिस्कुट है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सिंपल एग्जांपल है यार, थम्सअप है, पेप्सी है और कोका कोला है। सबका कलर सेम है और देखने वालों को लगेगा कि टेस्ट भी सेम है, लेकिन जो पीते हैं ना उनको पता है थम्सअप थम्सअप है, पेप्सी की बात कुछ अलग है, और कोका कोला है। प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है और एक मोनोपोली का इफेक्ट भी है, ओके, एट द सेम टाइम। तो क्या होता है कि समझो मुझे पसंद है थम्सअप, मैं कोई कैनवासिंग एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल मुझे पसंद है थम्सअप, मैंने शॉप में जाके थम्सअप मंगाया, उसने कहा कि यार थम्सअप की प्राइस थोड़ी बढ़ गई है, 5 रुपीज बॉटल। तो मैं बोलूंगा 5 रुपया बढ़ गई है, इतना तो डिफरेंस है ही नहीं, पेप्सी दे दे। तो दिस प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, तो इनकी क्रॉस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर एक कोई प्राइस में जरा ऊपर नीचे कर देता है तो उसकी डिमांड पे असर पड़ सकता है। द क्रॉस इलेस्टिसिटी इज वेरी हाई इन दिस मार्केट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट वहां पे भी थी परफेक्ट कंपटीशन में, और यहां भी है। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मार्केट है, तो अगर किसी फर्म को लगता है कि यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट है तो दे कैन एंटर द मार्केट। अगर उनको लग रहा है कि नहीं भाई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो दे कैन इजीली लीव द मार्केट। देयर इज नो बैरियर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन कहां पे था? मोनोपोली में था, ओलिगोपोली में भी थोड़ा था, लेकिन इन दिस मार्केट एंट्री में और एग्जिट में ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है नहीं। एनीबडी कैन इजीली एंटर द मार्केट इफ से एक्सपेक्ट प्रॉफिट, एंड इफ दे एंटिसिपेट लॉस, उनको लगता है लॉस होने वाला है, दे कैन एग्जिट द मार्केट इजीली। सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट होता है प्रोडक्शन तो कर लिया मैंने, बिस्कुट बना लिया, लेकिन उसको जाके मार्केट में बेचना है। बेचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, बैनर्स लगाने पड़ेंगे, पैम्पलेट बांटने पड़ेंगे, रेडियो पे, टीवी पे डिस्प्ले देना होगा, शॉप में जाके बताना होगा कि भाई मेरे बिस्कुट सामने रखना, शोकेस में सबसे सामने, लोगों को पहले दिखने चाहिए। बेचने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के मार्केट में, क्योंकि आप जैसे प्रोडक्ट बहुत लोग बेच रहे हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट है, कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, भले कुछ डिफरेंशिएशन है लेकिन ज्यादा फर्क है नहीं। तो प्रोडक्शन के बाद बेचने के लिए सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा इंकर करनी पड़ती है इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कुछ प्रोडक्ट के लिए तो समझो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैं 100 रुपीज की चीज खरीदता हूं
तो हो सकता है कि उसका प्रोडक्शन 50 रुपीज से भी कम में हुआ हो, 40 रुपीज में, 30 रुपीज में, और बाकी सब कॉस्ट है सेलिंग कॉस्ट। इतना बड़ा हिस्सा सेलिंग कॉस्ट का होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, पहले भी देखा था हमने कि इस मार्केट में जो गुड्स है भले उनमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन वो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। अगर एक नहीं मिला तो दूसरा चल जाएगा, अगर मुझे हमाम नहीं मिलता तो मेडिमिक्स भी चल जाएगा। तो दे आर वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। थम्स अप नहीं मिलता है, पेप्सी चल जाएगी। तो गुड्स सोल्ड इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। कंसेप्ट ऑफ ग्रुप, प्रोफेसर चैम्बरलिन ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नई कंसेप्ट लाई ग्रुप की। उन्होंने कहा जो सेम प्रोडक्ट बनाते हैं उस फर्म्स अगर इकट्ठा आती है सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाने वाले, तो वो बनती है इंडस्ट्री। लेकिन यहां पे क्या है, डिफरेंशिएटेड गुड्स है, कुछ फर्क है गुड्स में, बट दे आर क्लोजली रिलेटेड। उनमें डिमांड का रिलेशन भी है, एक थोड़ी प्राइस ऊपर नीचे करेगी तो उसका असर दूसरे पे भी पड़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि वेयर डिफरेंशिएटेड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विच आर रिलेटेड क्लोजली, तो उनको बोलेंगे हम लोग ग्रुप ऑफ फर्म्स। और जो आइडेंटिकल सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हो गई इंडस्ट्री ऑफ द फर्म्स। रिवाइज कर लेते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है कंपटीशन अमंग लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, दे आर सेलिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट्स बट दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट तो है लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, उस मार्केट को कहेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, फीचर्स देख लेते हैं। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सेलर्स बहुत ज्यादा है, भले परफेक्ट कंपटीशन इतने नहीं है, बायर्स भी बहुत ज्यादा है, भले परफेक्ट कंपटीशन जितने नहीं है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जो फर्म्स प्रोडक्ट यहां पे बेच रही है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, इसलिए वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट भी है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ खास बात भी है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई फर्म भी आ सकती है प्रॉफिट के लिए, लॉस हो रहा है तो आराम से बाहर जा सकती है। सेलिंग कॉस्ट, यहां पे अपने गुड्स बेचने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, बिकॉज द गुड्स आर सोल्ड हियर आइडेंटिकल, दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। आपके गुड्स अगर अच्छे रेट में नहीं बिके, अच्छे नहीं लगे तो कोई और भी खरीद सकते हैं, तो सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, जो भी गुड्स बेचे जा रहे हैं दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। एंड लास्ट इज कंसेप्ट ऑफ ग्रुप इंट्रोड्यूस बाय प्रोफेसर चैम्बरलिन। उन्होंने कहा था कि ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है और क्लोजली रिलेटेड है, तो ये फर्म्स बनती है ग्रुप इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। वेरी सिंपल चैप्टर दिस इज। कंसेप्ट भी एकदम क्लियर है, 2-3 बार भी ध्यान देंगे तो आराम से समझ में आ जाएंगे। मार्केट का मीनिंग देखा था, ऐसी अरेंजमेंट जहां पे बायर सेलर एक होते हैं और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस। फिर प्लेस के हिसाब से टाइप्स देखे थे, लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। फिर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम देखा था, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। उसके बाद में जो मेन पार्ट है अपना वो है टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। तो सबसे पहले देखा था परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बहुत आइडियल मार्केट था, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी नहीं थी वहां पे, लेकिन इमेजिनरी कंसेप्ट है। फिर वहां पे देखा था प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, शेड्यूल देखा था, ग्राफ देखा था, डिमांड और सप्लाई मिलकर प्राइस डिटरमाइन करती है, जो भी आता है प्राइस टेकर है। और फिर देखा था मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली है एक ही सेलर है, प्राइस मेकर है। ओलिगोपोली है कुछ कम सेलर्स है वहां पे। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जहां पे प्रोडक्ट एक साथ में क्लोज सब्स्टिट्यूट भी है लेकिन उसमें कुछ खास बात भी है। तो कुछ पॉइंट कॉमन आते हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल फ्री एंट्री एंड एग्जिट। परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, मोनोपोली में नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है। प्राइस मेकर कौन है, तो मोनोपोलिस्ट है जो मोनोपोली में, तो वो प्राइस मेकर है। परफेक्ट कंपटीशन में एवरीबॉडी इज प्राइस टेकर। तो ये वर्ड जो कंपेरेटिव आते हैं ना, एक ही वर्ड, एक ही कंसेप्ट 2-3 टाइप्स के मार्केट में आती है, उनकी कंपेरेटिव स्टडी होना बहुत जरूरी है। इसके लिए ध्यान से फर्स्ट पहली बार देखा, ओके चलो ठीक है, दूसरी बार देखोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो आप खुद सोच पाएंगे और जो क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर भी आप लोग आसानी से दे पाएंगे। हम लोग ये सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग ऑलरेडी है ही, आपको ये रियलाइज हो कि इको इज रियली रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट टू एंजॉय स्टडिंग इकोनॉमिक्स।
और आपको लगता है इस लेक्चर से कुछ फायदा हो गया तो प्लीज रेफर करना लोगों को जो डरते हैं इकोनॉमिक्स से, जिनको लगता है कि इकोनॉमिक्स में कुछ दम नहीं है, मजा नहीं है। हम सब इकोनॉमिक्स को और इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे। पढ़ते रहो, स्कोर करते रहो। ऑल द बेस्ट।